यूं तो यह कार्य स्वतंत्र भारत के किसी दौर में भी प्राथमिकता पर नहीं रहा, लेकिन 2014 के बाद इसे न केवल नकार दिया गया है, बल्कि वैज्ञानिक मानसिकता पर सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं। ये हमले हिंदू राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के हिस्से के रूप में हो रहे हैं। 4 स्तरों पर हमले जारी हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और विज्ञान के संस्थानों के मुख्य अधिकारियों की विज्ञान विरोधी बयानबाजी लगातार जारी है। सभी साथी पढ़ते हैं, इस बात को जानते हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और विज्ञान के संस्थानों के मुख्य अधिकारियों की विज्ञान विरोधी बयानबाजी लगातार जारी है। ये मैं दोबारा पढ़ गया। विज्ञान और तकनीक की उच्च स्तरीय संस्थाओं को गैर वैज्ञानिक मान्यताओं को सही ठहराने के लिए शोध कार्य करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों IIT गुवाहाटी को गौमूत्र के विशेष लाभ तलाश करने के लिए शोध करने का निर्देश दिया गया। दूसरे ऐसे बाबा जिनके पास असंख्य अनुयायी हैं, वे भी विज्ञान विरोधी बातें कर रहे हैं। ये दूसरा हमला है। पहला हमला संस्थाओं के अंदर से आ रहा है। पिछले दिनों एक बाबा ने तमाम एलोपैथिक दवाओं को गलत बता दिया और डॉक्टरों के विरोध पर फिर माफी मांग ली। इसके बाद भी उसने अपना दुष्प्रचार जारी रखा हुआ है। आप सब जानते हैं उसका नाम। तीसरा हमला यानी कि उन लोगों का है जो समाज में रहते हुए गैर वैज्ञानिक मानसिकता के साथ दुष्प्रचार का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे हमारे आस पड़ोस के अंदर लोग जो हैं वो सुबह सुबह ये बातें, अनर्गल बातें वैज्ञानिक मानसिकता के खिलाफ शुरू करते हैं। एक और स्तर पर भयानक हमला जारी है। वह है हमारी शिक्षा व्यवस्था। डॉक्टर राणा ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। यह हमला इतिहास, समाजशास्त्र और विज्ञान हर क्षेत्र में हो रहा है। चाहे डार्विन और पीरियोडिक टेबल को विज्ञान के पाठ्यक्रमों से हटाने की बात हो या पूरे मुगल काल को खारिज कर देने की बात हो, केंद्र सरकार का एकमात्र संस्थान जो विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता के प्रसार के लिए काम करता था, उसे भी बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में सरकार के हर विभाग में आंकड़ों और सूचनाओं को सत्ता के हित में तोड़ने मरोड़ने का काम छिड़ा हुआ है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद पर RSS के लोगों को लगाना भी इसी मुहिम का हिस्सा है। 2014 से पहले चाहे वैज्ञानिक मानसिकता के प्रसार का काम प्राथमिक ना रहा हो, परंतु स्थिति आज से कहीं बेहतर थी। दरअसल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देश में व्याप्त गरीबी, जातिवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास से लड़ने के लिए विश्वसनीय हथियार बनाने की सोच तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 की बात कर रहा हूं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेहरू जी की अगुवाई में बनाए गए योजना आयोग से ही प्रकट होती है। 1946 में नेहरू द्वारा अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक अध्याय है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सभी साथियों को नाम पता होगा, पढ़ी भी होगी कुछ साथियों ने। 546 पेज की पुस्तक है शायद वो, और जेल में लिखी थी नेहरू जी ने। वो अध्याय है धर्म, दर्शन और विज्ञान में वैज्ञानिक मानसिकता को परिभाषित करने से यह और भी अधिक दिखाई देता है। हालांकि बर्ट्रैंड रसल ने सबसे पहले वैज्ञानिक स्वभाव शब्द का प्रयोग शिक्षा पर लिखे अपने निबंध में किया था। इस पर भी बहस रहती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का टर्म किसने इजाद किया, तो हमारा ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ये मानता है कि बर्ट्रैंड रसल ने इसका इस्तेमाल किया था। भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस शब्दावली का न केवल इस्तेमाल किया बल्कि इसका स्पष्ट वर्णन भी किया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान का साहसिक और आलोचनात्मक स्वभाव, सत्य और नए ज्ञान की खोज, परीक्षण के बिना कुछ भी स्वीकारने से इनकार और पिछले निष्कर्षों को बदलने की क्षमता है।
नए साक्ष्य के लिए पूर्व कल्पित सिद्धांत की बजाय देखे गए तथ्य पर निर्भरता, मन का कठोर अनुशासन, यह सब आवश्यक है साइंटिफिक टेम्पर के लिए। भारत का नियति के साथ साक्षात्कार, जो आजादी के समय नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट स्पीच है, उसको ये बोलते हैं भारत का नियति के साथ साक्षात्कार, वो भाषण ही कहलाता है ये। वास्तव में नेहरू द्वारा परिकल्पित विज्ञान के साथ साक्षात्कार था। उनका मानना था कि अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता, आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए इस देश के नागरिकों की बौद्धिक स्वतंत्रता को जन्म मिला है। यानी हम राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र जब हुए तो उससे आगे आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे। अंबेडकर ने महसूस किया कि हमारे भारतीय समाज में व्याप्त अतार्किकता, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल ना खाने वाली धार्मिक आस्थाएं और जाति व्यवस्था वैज्ञानिक मानसिकता के रास्ते में प्रमुख बाधाएं हैं। ये अंबेडकर साहब का कहना है। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की। 1976 में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 51A(H) को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद एवं जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तब से वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए काम करना हम सबका संवैधानिक दायित्व बन जाता है। इस दिशा में नागरिकों को प्रेरित करने के लिए PN हक्सर, बकुल पटेल, PM भार्गव, BP सुब्बारपैया आदि के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा वैज्ञानिक स्वभाव पर एक बयान जारी किया गया था। वैज्ञानिक स्वभाव के गुणों को 4 पहलुओं के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया था और विस्तृत तौर पर इसे समझाया भी गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले राष्ट्र के संकेतकों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। 2011 में विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मुलाकात की और उस समय भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच की स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने मानवतावाद के साथ वैज्ञानिक स्वभाव की घोषणा शीर्षक से एक बयान जारी किया। प्रगतिशील विचारकों के एक वर्ग के प्रयासों के बावजूद पालमपुर घोषणा के ठीक 2 साल बाद नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे विज्ञान कार्यकर्ताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों की सिलसिलेवार हत्याएं हुई हैं, एक के बाद एक। उस समय से हमारी सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा अतार्किकता और अविवेक फैलाने के सचेत प्रयास किए जा रहे हैं। संवैधानिक बाध्यता की पूरी अवहेलना करते हुए छद्म विज्ञान और विज्ञान विरोधी प्रचार किया जा रहा है। लोकतांत्रिक मानदंडों, धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी दृष्टिकोण पर हमला कर दिया गया है। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत के सभी समान विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर इस अन्याय से लड़ने की तैयारी करें। जनवादी लेखक संघ हरियाणा का यह 8वां राज्य सम्मेलन आलोचनात्मक सोच, संशयवादी दृष्टिकोण और साक्ष्य आधारित तर्कपूर्ण समझ को समृद्ध करके वैज्ञानिक स्वभाव प्राप्त करने की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेता है। धन्यवाद।